स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पांचवा पार्ट। ये जो हमें दो पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों को कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हमने मतलब नॉर्मल सांख्यिकी पढ़ी है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़िया सांख्यिकी पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मेरी आप देखोगे ना क्लास अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र में बड़ा से बड़ा टॉपिक जो सालों से आपको समझ में नहीं आया, वो इजी तरीके से, इतने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। और पहले पार्ट का जो पांचवा पार्ट है, इसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति इसकी क्या होती है, इसको कैसे मापते हैं, इसमें क्या क्या देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस पार्ट में सबसे पहले है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अर्थ क्या होता है। इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि भाई कोई भी किसी भी आंकड़े को, पूरे समूह को एक प्रतिनिधि संख्या के रूप में व्यक्त करना ही केंद्रीय प्रवृत्ति है। यानी आपको कुछ रॉ मटेरियल आंकड़े दे दे, है ना, और उसको आपके एक बोलो, इस एक को व्यक्त करना ही, पूरे समूह को एक ही प्रतिनिधि संख्या में व्यक्त करना ही इस केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। यानी आपके पूरे गांव को बोल दे कि पूरे गांव में हर एक आदमी की कितनी सैलरी है, एक महीने में कितने लोग कमाते, कितने रुपए कमाते, कि बता दो। तो एक संख्या में व्यक्त करना ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। बहुत सारे आंकड़ों को समझने के लिए एक औसत जैसा मान निकालना, एक मान निकालना। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग आय होगी, सैलरी होगी, पैसे कमाते हैं, उसको एक बताना। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो इनके बीच की एवरेज निकाल के इनको मान निकालना केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। इस जब पार्ट आप पढ़ लोगे ना, तो इसके बाद आप क्या क्या समझ पाओगे। इसके बाद आप समझ पाओगे कि आंकड़ों के समूह का सार्थक और सरल सार निकाल पाओगे। यानी आंकड़े दे दिया आपको, तो उसके सार निकाल पाओगे। अलग अलग प्रकार के औसतों को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि औसत होंगे इसमें। औसत किस किस विधि से निकाले जा सकते। आंकड़े कम हो, मीडियम कम हो, बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा हो, तो अलग अलग आंकड़े टाइप हो, तो अलग अलग विधियों को देखेंगे, है ना। ये पहचानना किस परिस्थिति में कौन सा औसत उपयोगी है, नहीं आंकड़ों की क्या परिस्थितियाँ है, ज़्यादा है, कम है, कौन सी परिस्थिति में क्या माध्य निकाला जाएगा, बहुलक निकाला जाएगा कि क्या निकाला जाएगा, ये सब देखेंगे। आंकड़ों की तुलना और उसके विश्लेषण करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो शुरू कर देते हैं हम ऑफिशियली इस पाठ को। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों आवश्यक है, हमें एक निकालना क्यों जरूरी है। क्योंकि सभी आंकड़ों को अलग अलग देखना कठिन होता है, कि सभी अलग अलग पर्सनल चीज़ें बताना बहुत मुश्किल होता है। हम एक बताते हैं कि गाँव के आदमियों की इनकम 5,000 पर मंथ है, तो ये भी बड़ा इजी हो जाएगा। अब इसमें किसी का ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, तो वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमने एवरेज निकाल दिया कि 5,000 है, तो आंकड़ा इजी हो जाता है देखना। पूरी संख्या, एक संख्या पूरे समूह की स्थिति बताने में मदद करती है। ये संख्या बता दी, तो अब ये पूरे की स्थिति बताने में मदद करती है। तुलना करना आसान हो जाता है इससे, ठीक है। चाहे आय हो, अंक हो, उत्पादन, वजन, कुछ भी हो, उसका कंपैरिजन करना इजी हो जाता है उससे। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है किसान वाला, कि ये गांव में 50 छोटे किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जानने के लिए सभी किसानों के जोत का अध्ययन किया जाता है। और पूरे आंकड़ों को एक मान बदलने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मान उपयोगी होता है, ठीक है। सभी का बता दिया कि इतने पूरे गांव वालों के पैसे, मान लो 5 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए कमाए। उसमें जो किसान होगा उसका भाग दे देंगे, तो जो भी और एवरेज आएगा वो औसत आ जाएगा, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख 3 माप होते हैं, ठीक है।
क्या माप होते हैं? 3 माप होते हैं कि जिन तीनों के माध्यम से हम केंद्रीय प्रवृत्ति निकालते हैं। सबसे पहला है समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य इसमें क्या है? सबसे सामान्य औसत। औसत क्या होता है कि जो भी आंकड़े दिए होते हैं उसको जोड़ दो और कितने आंकड़े हैं उसका भाग दे दो। मान लो 10 आंकड़े हैं तो 10 को लिख दिया, जोड़ दिया उनको और उसमें 10 का भाग दे दिया, तो जो भी उत्तर आएगा वो एवरेज हो जाएगा। तो ये सामान्य औसत अलग अलग समांतर माध्य अलग अलग टाइप से निकाला जाएगा, जिसमें पद विचलन विधि है ना, ये सब कल्पित विधि है, इनको सब कुछ देखेंगे हम। तो पहले तब आपको पता चल जाएगा कि समांतर माध्य ये है, पता चल गया। फिर एक और पढ़ेंगे इसमें माध्य का। क्या पढ़ेंगे? माध्य का मतलब बीच का मान। जब आंकड़े क्रम में हो तो उसके बीच का मान हो तो वो माध्यिक हो जाएगी। ये कब उपयोगी होती है? जब कुछ मान बहुत अधिक या बहुत कम हो, ये तब माध्य का उपयोगी थी। अभी आपको ये इतना समझ में नहीं आएगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में? इस पार्ट हम पढ़ेंगे बहुलक को। ठीक है। जो मान सबसे अधिक बार आता है, जैसे कि जूते का नंबर है कि भाई 7 नंबर सब ज़्यादा पहनते हैं, 8 नंबर पहनते हैं, कितने नंबर पहनते हैं। और लोकप्रिय वस्तु का उपयोग, इन जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं उस उसके बारे में उसको बहुलक कहा जाता है। ठीक है। अभी इधर मोटा मोटा समझ लिया है, हम अब डीप एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है। ये देखो पहले तो कि मान कब कौन सा मान उपयोगी होते हैं, कि जब सभी मान सामान्य हो तब क्या उपयोगी रहता है? समांतर माध्य। बहुत बड़े और बहुत छोटे मान हो उसमें तो क्या उपयोगी रहता है? माध्य का। और सबसे अधिक प्रचलित मान चाहिए हो कि हमें इसमें सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, किस नंबर के बिकते हैं, तब क्या चाहिए, क्या लगाना चाहिए? बहुलक। ठीक है। अब मान लो 8 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता है ना, तो 8 नंबर का ज़्यादा बिकता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप एवरेज निकाल के 7.5 एवरेज आ रहा है या 7 आ रहा है तो 7 नंबर का जूता लेके आओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा 8 नंबर का बिक रहा है तो 8 नंबर की ज़्यादा लाओगे ना, ऐसा। ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम हर तरीके से पद विचलन विधि, कल्पित विधि, सीधी विधि सबको देखेंगे, डीप से एनालिसिस करेंगे समांतर माध्य को। आज के वीडियो में समांतर माध्य को पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं समांतर माध्य कहते हैं किसे। पहले तो समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य और अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सभी आंकड़ों को बराबर महत्व दिया जाता है। ठीक है। सभी आंकड़ों को बराबर महत्व। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और निकालते कैसे इसको कि जो भी मान दिया होता है, मान लो 5, 7, इतने भी कोई भी मान हो, 8, इन सबको जोड़ दिया, फिर इसको भाग दे दिया। ठीक है। इसको ऐसे ही निकालते हैं। समांतर माध्य सभी का योग, फिर जो जितने संख्या उसका भाग दे दिया जाता है। ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है समांतर माध्य को निकालना? जब आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान देता है, ये समांतर माध्य क्या करता है? आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान देता है समांतर माध्य। समांतर माध्य से इसको तुलना करनी आसान हो जाती है। आय, अंक, उत्पादन जैसे खर्च जैसे मामलों में ये काफ़ी उपयोगी होता है, इसको एक मान देने से। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है कि 6 परिवारों की मासिक आय 1600 है, 1500 है, 1400, ये है 6 परिवार हो गए। अब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इन सब को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1600, 1500, 1400 इनको सब कुछ जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ दिया तो हमारे पास उत्तर आ गई 9280। अब कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका 6 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा समांतर माध्य। ये समांतर माध्य का सूत्र। ये n का मतलब होता है नंबर। ठीक है, ध्यान में रखना।
और इस x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। ठीक है, ये मेन इम्पोर्टेंट है कि समांतर माध्य का ये चिन्ह क्या होता है, x पर बार। यानी औसतन एक परिवार की आय 1547 है। ठीक है, अलग अलग परिवार की किसी की 1600, 1500, 1400, 1525 ऐसा है। तो इसको एक अलग अलग ने बोल दिया कि भाई एक परिवार 6 परिवारों की आय कितनी है, हर एक की आय 1547 है। तो ये सब 6 परिवारों का ये लीडर बन जाएगा। ठीक है, इस समांतर माध्य की विशेषता क्या क्या है? सभी मानों पर आधारित होता है, गणना सरल होती है इसकी, पूरे आंकड़ों का अच्छा प्रतिनिधित्व कर देता है, लीडर बन जाता है। अभी देखा हमने कि 6 परिवारों की आय इतनी कर दी तो ये लीडर बन गया है ना। और लेकिन बहुत बड़े और बहुत छोटे मानों से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये जैसे किसी परिवार की आय कोई कमाता नहीं है, मान लो कोई कमाता है 15,000, ठीक है, और कोई कमाता नहीं है, 1,000 रुपये कमाता है, तो ये 1,000 का भी मान की वैल्यू उतनी देता, जिससे इसका एवरेज कम हो जाता है। और बहुत बड़ा जैसे कि कोई 5 लाख कमा लेता है, ठीक है, 5 लाख कमा लेता है तो एवरेज बढ़ जाएगा, और 1,000 कमाता तो एवरेज कम पड़ जाएगी। ये मान अलग अलग आएंगे तो ठीक है, प्रभावित होता है। अब समांतर माध्य को निकालते कैसे, इनकी अलग अलग विधियाँ होती है। पुस्तक में जो हमारी किताब NCERT दी हुई है, समांतर माध्य 2 प्रकार के आंकड़ों के लिए निकल जाता है। 2 प्रकार के आंकड़े हो तो उसमें समांतर माध्य निकल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है ना, एक है असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और दूसरा है समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। देखना, असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। असमूहित किसे कहेंगे, ये इसमें लिखा 10, 20, 30, जैसे यूँ क्रमवाही दे दिया, ये है, इसको बोलते हैं असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। लेकिन जब आपने देखा होगा बारंबारता में जब पढ़ाया था, उसमें ग्रुप दे दिया 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, इसमें अलग अलग बारंबारता होगी कि 10 के 20 के बीच में 5 आए, 20 के 30 के बीच में 8 आए, 30 के 40 के बीच में 15 आए, है ना। ये अलग अलग आंकड़े आ गए हमारे पास। अलग अलग आंकड़े आने से इसका समांतर माध्य अलग तरीके से निकल जाएगा और इनका समांतर माध्य असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य अलग अलग निकाले जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है असमूहित समांतर आंकड़ों का माध्य। ठीक है, असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, इसमें क्या देखेंगे, ये होते क्या है, इसमें देखते हैं कि ये जब आंकड़े ऐसे दे दे 40, 50, 55, 78, 58, अब इनका निकालो समांतर माध्य। सबसे पहले डायरेक्ट तो ये मेथड है, इनको सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उसका उसका भाग दे दो। मान लो कितनी है, 5 संख्या है, उसका 5 का भाग दे दिया तो ये समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये कब उपयोगी है ये भी देखेंगे आगे। अब देखो इसका मतलब है समांतर माध्य x पर बार, और ये जो चिन्ह होगा इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो चिन्ह होता है सिग्मा, ठीक है, ध्यान रखना, सिग्मा x बटा n। सूत्र क्या है, सिग्मा x बटा n, इसका ही सूत्र है। अब सूत्र तो क्या है, सीधा देखे तो क्या है, सभी को जोड़ के उस जितनी संख्या उसका भाग दे दो, लेकिन ये गणितीय भाषा में है कि सिग्मा x बटा n मतलब नंबर है टोटल कि भाई कितने नंबर हैं, और x सिग्मा का मतलब है जोड़ना। क्या मतलब है सिग्मा का, जोड़ना, यानी सभी को जोड़ दिया, x को जोड़ दिया और n में उसका भाग दे दिया। देखो इसमें बताया हुआ है कि सिग्मा x बराबर क्या होता है, सभी मानों का योग, यानी जोड़ दे सभी को, और n का मतलब है कि जो भी फ्रैक्शन दिए हैं उनकी संख्या क्या क्या है, संख्या कितनी है। मान लो 5 दे दी तो 5 का भाग जाएगा, 8 दे दी तो 8 का भाग जाएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, ध्यान में देखना।
हमने बुक का एग्जाम्पल लिया इसमें कि अर्थशास्त्र की परीक्षा में छात्रों के ये नंबर है। ठीक है, सबसे पहला चरण इन पांचों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना है 281 और संख्या कितनी है 5। ठीक है, अब लास्ट चरण ये सूत्र लगा दिया हमने, इनको जोड़ के बट्टा 5 कर दिया तो कितने आ गए, ये आ गए हमारे 56.2। ये हमारा समांतर माध्य हो गया। ये तो बड़ा सिंपल है, समझने लायक अभी से शुरू हो रहा है कि अभी इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। जो है समांतर माध्य निकालने की एक कल्पित विधि है। क्या बोलते हैं इसको, कल्पित विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये याद रखने वाली समझने लायक चीज़ है, तो थोड़ी देर ध्यान से देखना है। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। समांतर माध्य निकालने की एक सरल और तेज विधि है, खासकर तब कब होती है, कल्पित माध्य क्यों निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, हम डायरेक्ट विधि विधि से क्यों नहीं निकालते, कल्पित माध्य विधि क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा कि कल्पित विधि क्यों यूज़ करनी चाहिए। हमें कल्पित विधि इसलिए यूज़ करनी चाहिए कि जब आंकड़े क्या हो बहुत ज़्यादा, एक पेज के अंदर आंकड़े दे दिए तो उस आंकड़े बहुत ज़्यादा हो तो आप उनको अलग अलग लिख के जोड़ के बड़ी दिक्कत आ सकती जोड़ने में, मान बड़े और बिखरे हुए हो, तब ये कल्पित विधि इम्पोर्टेंट हो सकती है। और सीधे जोड़ प्रत्यक्ष विधि से गणना कठिन या जटिल हो जाए, दिक्कत आना शुरू हो जाए कि भाई इतनी कैलकुलेशन कोई होती है, बड़े आंकड़े क्या होते हैं। तो इससे क्या होता है, कल्पित विधि से जब ये परिस्थिति आ जाए ना तो कल्पित विधि यूज करनी चाहिए हमें। कल्पित विधि से गणना आसान हो जाती है। इसमें कल्पित विधि होती क्या है, कल्पित विधि होती है जो आंकड़ों में से कोई एक सुविधाजनक मान, अक्सर बीच का या गोल संख्या को अस्थायी रूप से माध्य मान लिया जाता है, इसे कल्पित माध्य कहा जाता है। कि यानी आंकड़े हैं, आंकड़े दे दिए कि इतने आंकड़े हैं, उसमें से कोई एक मान चूज कर लेते हैं कि भाई ये मान है कल्पित माध्य, कोई भी रैंडमली है ना, ऐसा नहीं है कि इसको क्यों नहीं यूज़ किया, इसको ही क्यों नहीं है, कल अपने मन से कोई भी एक संख्या चूज करनी है और कोशिश करनी है कि बीच से हो तो सही हो। कोई भी एक सुविधाजनक मान मान लिया जाए और उसको माध्य मान ले, अस्थायी रूप से माध्य मानना, परमानेंट नहीं मानना। फिर उसका क्या करना है, ठीक है, देखो अभी इसमें दिया हुआ है कि जब आंकड़े इतने हो, एन तक हो, नहीं अनलिमिटेड भी कहाँ तक हो सकते हैं, 10 20 50 100 कितने हो सकते हैं। तो उसमें से क्या करना, कल्पित माध्य चुनना, कोई भी है ना, कोई आसान संख्या, जैसे बीच का मान है ना, कोई भी 50 दे दिया आंकड़े तो मान लो कोई 20 का आसान संख्या जो गिनती में करने में आसान हो, जोड़ वगैरह बाकी वगैरह करना आसान हो, ऐसी संख्या कोई भी चूज कर ली। फिर क्या करना है, अब निकालना है पद विचलन। ये इम्पोर्टेंट पेज है, हर मान के लिए पद विचलन, पद विचलन को डी से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखना, पद विचलन को डी से डिनोट करते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले मान से शुरू करना है, क्या करना है, पहले मान से शुरू करना, मान लो 26 है, ठीक है, पहले मान जो शुरू करना है और जो हमने चूज किया है कल्पित माध्य है ना, कल्पित माध्य हमने चूज किया है, ध्यान में रखना, उसको क्या करना है, उससे माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, ये ध्यान रखना। तो क्या निकल जाएगा, ये पद विचलन निकल जाएगा। यानी पहले मान से एक्स से माइनस कर दिया अजम्पशन को, कल्पित माध्य को, फिर x1 x2 से ए माइनस कर दिया, x3 से ए माइनस कर दिया। अब चाहे मान माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन हर एक से इसको माइनस करना होता है, ध्यान में रखोगे। अब सभी पदों के विचलन निकाल दी, ये हो गया सूत्र इसका, ठीक है। अब इनको सबको क्या कर दे, जोड़ कर देने, सभी जो विचलन प्राप्त हुए हैं उसका सभी का क्या कर देना, जोड़ कर देना। अब सूत्र लगा देना इसमें,
ये जो एक्स बार पे ना समांतर माध्य का ये समांतर माध्य का सिंगल है। फिर सूत्र क्या है इसका, इसमें सबसे पहले लिखना अजम्पशन, जो हमने चूज किया था रैंडमली उसको लिखना है, फिर प्लस करना है और फिर सभी विचलनों का योग। क्या करना है, विचलनों का योग, जो विचलन हमने किए थे ना उन सभी का योग करना है और टोटल कितनी संख्या थी उसमें उसका भाग दे देना है। तो इससे जो उत्तर आएगा ना इसके से गणना करना होगी ना बड़ी इजी हो जाएगी इससे। ये है कल्पित विधि। अभी मान लो मैंने मोटा मोटा बताया है तो मैं अभी एग्जाम्पल भी लूँगा उसे। लोग अभी इसको देख लेते हैं कि एक्स पर बार, इसको समांतर माध्य कहते हैं, ए को अजम्पशन या कल्पित माध्य, ये जो सिग्मा है इसको विचलनों ए डी होता है विचलनों का योग, और एन यानी कुल फ्रैक्शन, ध्यान में रखना ये ई डी इसका सिग्मा है, इसका मतलब जोड़ ही होता है, और डी मतलब डेविएशन या विचलन। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल सरल लिया मैंने कि आंकड़े मान लो ये 5 हो, 1 2 3 4 5। अब मैं डायरेक्ट मेथड से नहीं, कल्पित माध्य से, कितनी कल्पित विधि से माध्य निकालना है। माध्य निकालने की कल्पित विधि है ना। तो पहले सबसे पहले क्या है, कोई माध्य चुन लेना है, चाहे 40 चुनो, 50 चुनो, 55 चुनो, कोई एक चुनना है उसमें से। इसमें एग्जाम्पल में कितने चुन लिए, 50 चुन लिए। ठीक है, मान लो किसी ने अलग चुन लिया तो कोई नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 50 चुन लिए। 50 में क्या करना, अब पहली संख्या हमारी क्या थी, 40 थी। ठीक है, 40 थी, 40 थी, 40 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 10। फिर दूसरी क्या थी, 50, 50 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 0। फिर 55 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 5। फिर 78 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 28। फिर 58 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए, 8। ध्यान रखो, अब क्या करना है, सीधा सिंपल है, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, इनका सिग्मा डी कर देना है। इसी को बोलते हैं विचलनों का योग, ई डी कर देना। और पहले पता ही है अजम्पशन को जोड़ना है, ई डी बटा एन, इससे करोगे समांतर माध्य निकल जाएगा। सूत्र आपने देखा होगा, एक्स पर बार बराबर ई प्लस सिग्मा डी बटा एन, ये करोगे तो उत्तर आ जाएगा। अभी एक्स पर बार बराबर अजम्पशन कितने माने थे, 50, और जब पद विचलन किया था हमने कितने उत्तर आया था, 31 उत्तर आ गए। ठीक है, 31 उत्तर आया, और संख्या कितनी थी हमारे 50, 5, तो 31/5 6.2, 50 जोड़ दी, 50 + 6.2 56.2 उत्तर हैं। ठीक है, हमारा समांतर माध्य कितना हो गया, 56.2। नहीं तो मान लो इस सबको जोड़ते, इन सबको जोड़ते और फिर इसका 5 का भाग देते। ठीक है, तो इनको जोड़ना करना भारी काम हो जाता। तो पद विचलन निकाला और इसका 5 से भाग दे दिया और अजम्पशन 50 से उसको जोड़ दिया, तो ये उत्तर आ गया। ये तो कम संख्या है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब जो ज़्यादा संख्या, ये इतनी संख्या हो जाए तो फिर पद विचलन निकाल के करो तो इजी रहता है। ये तो मैंने सिंपल बताया। ज़्यादा संख्या हो तो कल्पित विधि काम में लेनी है। और कल्पित विधि से क्या होता है, इससे गणना आसान हो जाती है, गणना आसान होती है, टाइम बचता है। जब बड़े आंकड़े हो तब उपयोगी है, और इसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब कल्पित विधि हमने देख ली। अब एक और इम्पोर्टेंट है, पद विचलन विधि। ठीक है, पद विचलन स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा इसमें भी ध्यान से देखना, पूरा देखोगे ना तो आसान से समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना तो आराम से समझ में आ जाएगा। पद विचलन विधि समांतर विधि ज्ञात करने की संख्यात्मक विधि है। यही समांतर माध्य निकालने की एक अलग विधि है। पहले कल्पित पढ़ी थी, सबसे पहले डायरेक्ट पढ़ी थी, फिर कल्पित पढ़ी थी, अब लास्ट है पद विचलन विधि। सभी से हम समांतर माध्य निकालते, ध्यान में रखना।
जो कल्पित माध्य विधि का ही एक सरलीकृत रूप है। देखो, कल्पित का ही एक सरलीकृत रूप है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये विधि विशेष रूप से तब उपयोगी थी जब आंकड़ों के मान बड़े हो, क्या हो, और उसमें सामान्य अंतर हो, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर हो कि भाई आंकड़े बड़े हो और उसमें एक सामान्य अंतर होना चाहिए, कॉमन, कि भाई 50 और 55 इसमें सामान्य अंतर है, 60 इन 5 का अंतर है, सामान्य अंतर होना चाहिए, ठीक है, ये तब उपयोगी होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान 47, 58 फिर 59, ऐसी विधियों में ये उपयोगी नहीं होती कल्पित विधि। जब सामान्य एक अंतर होना चाहिए कि 10-10 का है, 5-5 का है, कितना है, ये तब उपयोगी होती है पद विचलन विधि, ठीक है, ध्यान में रखना। कब उपयोगी होती है? जब इसमें क्या हो, सामान्य अंतर हो, तब उपयोगी होती है, और जब आंकड़ों के मान बड़े हो। ये 2 शर्तें पूरी होती है तो हम पद विचलन विधि आंख बंद करके यूज़ करना है, और आंख बंद करके यूज़ करने से हमारे उत्तर झट से समांतर माध्य निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही जो कल्पित में किया था, सबसे पहले तो हमें कल्पित माध्य उसमें से चुनना है। आंकड़ों के बीच से किसी मान को हमने बता दिया पिछली बार कि कोई भी मान उसमें से चुनना है और कोशिश करनी है कि बीच से कोई मान चुने, ठीक है। अब पद विचलन की गणना, अब इसमें क्या है, सी, अब डेविएशन पहले ज्ञात करना है। क्या करना है? डेविएशन में क्या कैसे ज्ञात करते हैं कि एक्स तो तुम्हें पता है कि एक संख्या है, हर एक संख्या से उसका मान निकालना। पहली संख्या हो गई 15, मान लो 15 हो गई। फिर हम अजम्पशन कितने किए थे, मान लो 60 किए थे। और ये सी क्या होता है, सी वो होते हैं कि जब संख्याओं के बीच में जो कॉमन अंतर होता है, मैंने बताया कि 55, 60 और 65, तो इनके बीच में कितने 5-5 का अंतर हो गया ना, 5-5 का अंतर। तो इसको बोलते जो अंतर होता है ना, वर्ग अंतराल या सामान्य होता है ना, उसको बोल सामान्य गुणक, जो अंतर को बोलते हैं सी, ठीक है। वर्ग अंतराल जो इनके बीच का अंतर होता है उसको बोलते हैं सी, ध्यान में रखना। कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोले तो ये होता है। तो हर एक अंक का, हर एक पद का पद विचलन निकालना है, तब ये थोड़ा इजी मान आ जाएंगे, फिर इसकी गणना करना आसान हो जाएगा। ये सूत्र है इसका, माध्य ज्ञात करने का पद विचलन विधि। ये माध्य विचलन का हो गया सिंबल। ये अजम्पशन जो कल्पित माध्य में भी चुना था हमने कि कोई भी संख्या चुननी है, कोशिश करनी है कि बीच की होनी चाहिए। फिर क्या करना है, फिर जो हमने डेविएशन निकाले थे हर अंक से, है ना, हर अंक का जो ऊपर हमने सूत्र एक्सप्लेन किया था, उसका जब हर एक मान का उत्तर आ जाएगा उसको सबको जोड़ देना, और कितने हमारे नंबर आए हैं, कितनी संख्या है वो, उसका भाग दे देना, और सी से क्या कर देना, गुणा कर देना। सी वही कि कॉमन अंतर कितना है, कॉमन इन 2-3 संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, इसको बोलते, ये सूत्र हो गया। अब एग्जाम्पल में मैं लिख आया हूँ कि इजी एग्जाम्पल आया हो कि आपके समझ में आ जाए कि इनमें 5 विद्यार्थी के गणित के अंक इतने, एक है 30, 40, 50, 60, 70। तो इसमें आप देख रहे हो कि कॉमन अंतर है, ठीक है, 10-10 का सब में गैप है। मान लो 30, 40 और फिर 42 होते, फिर 60 होते, फिर 90 होते, तो इनके बीच में, और 30 होते, तो इनके बीच में कुछ कॉमन अंतर नहीं है। तो इसी टाइम पे ये पद विचलन विधि प्रयोग में नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो कॉमन अंतर हो ना, तब पद विचलन विधि यूज करो, ठीक है, ध्यान में रखना। कॉमन अंतर है तो इसमें कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो सी तो हमारा 10 हो गया। और हम एक चुन लिया इनमें से 50, कोई भी मान चुना था इसमें 50 चुन लिया कि 50 है तो 10 का भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, ऐसे। और सी कैसे चुनना है,
सी मैंने बताया कि वो अंतर है आंकड़ों का 10 का, तो 10 सी हो गया हमारे पास। सी मिल गया, ए मिल गया, और अब सुधा हर एक पद का निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने का सूत्र ये हमारे पास पड़ा है, ठीक है। ऐसे निकालना है कि x माइनस 50 जो अजम्पशन हमने किए थे और c हमने निकाला था, हर एक संख्या से निकालना है, ठीक है। पहली संख्या क्या थी हमारे पास? 30 थी। क्या थी? 30 थी हमारे पास। तो 30 में क्या करना है? 30 में से अजम्पशन माइनस करना है और c का भाग दे देना, तो हमारे पास -2 आ गया। 40 का भी ऐसे ही करना है, 40 माइनस 50 करना है और c का भाग दे देना, और हमारे पास 1 आ जाता उत्तर उसका, ठीक है। ऐसे ऐसे अब फिर इनको जोड़ देंगे। किसको क्या कर देंगे? -2 -1 -3 और ये प्लस के 3, तो हमारे पास ये सिग्मा डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएंगे। ये 3 से ये 3 कट गए तो 0 हो गया। अब 0 में क्या करने के, इनको सब जोड़ा तो उत्तर आ गया 0। और संख्या कितनी थी हमारे पास? 5 थी। अब क्या करना है? अब ये सूत्र लगाना है, ये जो हमने बनाया ये सूत्र लगाना है। ये x पे बार बराबर एजम्पशन कितने माने थे हमने? 50, और ये हमारे पास जोड़ कितना है? 0, और हमारे पास संख्या कितनी थी? 5, और c हमने कितना माना था? 10, ठीक है। अब क्या करना है? 50 प्लस ये 10, 0/5 इंटू 10। अब 0/5 का भाग 0 में देंगे तो 0, और 0 का 10 से गुणा करेंगे तो 0, तो 50 प्लस 0 बराबर 50। ये हमारा आ गया पद विचलन विधि से माध्य। अब जांच करनी इसकी कि भाई डायरेक्ट विधि से देखो, जांच करके देखो कि पद विचलन जो उत्तर है 50 वो सही है कि गलत है। पद विचलन सीधे डायरेक्ट विधि से देखो तो 30, 40, 50, 60, 70 इनको जोड़ा तो 250। कितने टोटल अंक कितने थे? 5, तो 5 का भाग दिया तो उत्तर आ गए 50, ठीक है। 5 और 25 और 1 0, ये आ गए 50। दोनों विधियों में उत्तर क्या आ गए? 50 50 समान आ गए, ठीक है। ये कब उपयोगी है पद विचलन विधि? ये तब उपयोगी है जब आंकड़े बड़े हो और समान अंतर के हो। 230, 240, 250 इस 10 का गैप है, तो डी छोटे मान देते हैं और जिनका योग करना आसान होता है। और ये ध्यान रखना, समूहित आंकड़ों में ये विधि बहुत उपयोगी है। ये जो हमने पद विचलन देखी है। अब एक और क्या है, इस विधि से बिना बड़ी संख्याओं को जोड़े छोटे छोटे पद विचलनों के आधार पर हम शीघ्रता से माध्य निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने माध्य को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। माध्य की हमने डायरेक्ट विधि देखी, कल्पित विधि देखी और पद विचलन देखी, और हमने थोड़ा थोड़ा देखा है कि बहुलक क्या होता है, हम माध्य का क्या होती है ये भी थोड़ा थोड़ा देखा। तो अब अगले वीडियो में हमने माध्य को डिटेल से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुलक को भी डिटेल से, ठीक है। हमने माध्य को कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आप इस विषय पर, इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू, बाय बाय।